कथक को लोग प्रोस्टिट्यूशन के साथ जोड़ने लग गए। ब्रिटिशर्स ने एक्चुअली ये जो नर्तक होते थे जो रॉयल कोर्ट्स में डांस करते थे उस चीज़ को उन्होंने बहुत नेगेटिव वे में पोर्ट्रे किया, जो आप सुनते हो तवाइफ, मुजरा, ये सारी चीज़ें। तो जैसे कोई लोग आपको बोल दे कि ये तो नाचने वाली है, या कभी ऐसा किसी ने बोला आपको? ऐसे डायरेक्टली नहीं बोलेंगे, बट ज़रूर ये बोलेंगे कि ओहो बहुत अच्छा एमएनसी जॉब करती थी, कॉर्पोरेट जॉब करती थी, चेंज कर लिया, आई डोंट थिंक सही किया। कोई भी क्लासिकल डांस फॉर्म बहुत पुरानी धरोहर है हमारे देश की। टेम्पल्स में स्टोरी टेलिंग होती थी, रामायण महाभारत जैसे महान ग्रंथों को अपने डांस मूव्स के थ्रू बताया जाता था। बेली डांस की भी बात कर रहे थे कि लोग उसको बस फिजिकल एक अपीयरेंस के साथ जोड़ते हैं, वो भी कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा मेडिटेटिव है। गौतम के पॉडकास्ट में एक बार फिर स्वागत है दोस्तों। और आज के जो हमारे गेस्ट हैं वो डांस की दुनिया से हैं। इट्स नॉट अबाउट डांस, इट्स अबाउट कल्चर, करेज और करेक्टर। आज उनसे हम बात करेंगे कथक के बारे में, क्योंकि आज के जो हमारे मेहमान हैं वो कथक के डांस टीचर हैं। उनसे हमने बहुत ही ज़्यादा डिटेल में कथक के बारे में डिस्कस किया है। क्यों अंग्रेज़ों ने कथक के जो डांस फॉर्म को बैन लगा दिया था, इसकी असलियत क्या है, हिस्ट्री क्या है, क्या क्या इसमें डेप्थ है, बहुत सारी डिटेल में डिस्कस किया है। बहुत मज़ा आने वाला है, स्पेशली अगर आप डांस लवर हो, डांस सीखने वाले हो या डांस सीखते थे, आपके लिए ये पॉडकास्ट बहुत हेल्पफुल होने वाला है। तो पूरा पॉडकास्ट देखना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब कर लो। इस तरह के अमेजिंग पॉडकास्ट हम लेके आते रहते हैं। देवश्री मैम, स्वागत है हमारे पॉडकास्ट में। थैंक यू सो मच। आप एक कथक डांस एक्सपर्ट हैं, साथ के साथ आप बॉलीवुड और बैली डांस भी सिखाते हैं आपकी एकेडमी में। डेंजा डांस एकेडमी द्वारका दिल्ली में आपका काम करते हैं। बहुत सारे क्वेश्चन हैं कथक से रिलेटेड, बॉलीवुड से रिलेटेड, और बहुत सारे मिथ्स भी आज लोगों को जानने को मिलेंगे। लेकिन उससे पहले मैं कथक से रिलेटेड एक जो स्टोरी है उसके बारे में जानना चाहता हूँ कि ब्रिटिश के वक्त मैंने सुना है कि कथक को बैन कर दिया गया था। इसके पीछे की कहानी क्या है मैम? एक्चुअली कथक बहुत ही एंशिएंट एक आर्ट फॉर्म है। एंशिएंट और मेडिवल टाइम पीरियड में तो इसको बहुत ही रिस्पेक्टेड फॉर्म में देखा जाता था। बहुत ही स्पिरिचुअल एक लुक से देखा जाता था। लेकिन फिर क्या हुआ, विथ द एंट्री ऑफ द मुगल्स इन आवर कंट्री, ये डांस फॉर्म कोर्ट पे चला गया, रॉयल कोर्ट्स पे। तो वहाँ पे किंग के सामने जो नर्तक होते थे वो डांस करते थे किंग को प्लीज करने के लिए। बट उसमें भी बहुत टेक्निकलिटीज पे, फिनेस पे बहुत ध्यान दिया गया था। बट एक्चुअल टर्निंग पॉइंट आ गया व्हेन द ब्रिटिश कॉलोनियल रूल हमारे यहाँ पे आया। उस टाइम पे क्या हुआ कि ब्रिटिशर्स ने एक्चुअली ये जो नर्तक होते थे जो रॉयल कोर्ट्स में डांस करते थे उस चीज़ को उन्होंने बहुत नेगेटिव वे में पोर्ट्रे किया। तो वो ऐसे प्रोपेगेंडाज होने लग गए कि ये जो औरतें नाचती हैं किंग के सामने, उस चीज़ को एक बहुत ही गलत तरीके से उन्होंने दिखाना स्टार्ट कर दिया, बहुत ही शेम करने लग गए। तो वहाँ पे वो कहीं ना कहीं जो एक कथक को लोग प्रोस्टिट्यूशन के साथ जोड़ने लग गए, बिकॉज उन्होंने एक टर्म दिया नॉज गर्ल्स, वो तवाइफ जो आप सुनते हो, तवाइफ, मुजरा, ये सारी चीजें, ये सारे टर्म्स इस वजह से कथक के साथ इस वजह से ये वाले टर्म्स जुड़ गए जी। तो उन्होंने ऐसा कुछ ऑफिशियली तो वो नहीं बैन कर पाए, लेकिन लोगों के दिमाग में ये चीज डाल दी कि ये गलत चीज है लड़कियों के लिए, आपके घर के लड़कियों के लिए गलत चीज है। तो ये हो गया था। तो फिर उन्होंने ये बैन कर दिया। हाँ, वही मैं बोल रही हूँ कि वो ऑफिशियली बैन नहीं हुआ है। अच्छा। लेकिन हाँ, रोक दिया गया, एक तरह से स्टिग्मेटाइज कर दिया गया, जिस वजह से ऑब्वियसली अगर आपके घर पे बोला जाए कि आपकी बहन, बेटी, वाइफ कुछ गलत काम करे, वो हो जाएगा ना सोसाइटी में। तो सोसाइटी तो ऐसे ही काम करता है। तो वो आज भी उसके ये वुंड्स आज भी लिंगर करते हैं हिस्ट्री के। आज भी कई सारे लोगों का कि ये बैन है, ये चीज सीखने वाली नहीं है। बिल्कुल, आज भी कई घरों में वो नहीं अलाउ करते हैं कथक। अपने वाइफ्स को या अपने बच्चियों को या अपने बहनों को नहीं सीखने देते हैं बिकॉज ऑफ द सेम रीजन। वो स्टिग्मेटाइज कर दिया, वो थोड़ा सा ऐसा। अच्छा, कथक की बात हम कर रहे हैं और कथक में सबसे इम्पोर्टेंट रोल घुंघरू का रहता है जी। तो घुंघरू एक सिर्फ ऑर्नामेंट है या फिर एक संकल्प की तरह लोग
जो डांसर हैं कथक के वो इसको देखते हैं, इसके ऊपर क्या आपकी टिप्पणी है? देखिए, ऑर्नामेंट से ज़्यादा ये एक ऐसा एक्सेसरी है कथक में जो आपको आपके डांस से, ताल से जोड़ता है। ऑर्नामेंट्स अलग होते हैं, ऑर्नामेंट्स तो आपकी सुंदरता बढ़ाते हैं, लेकिन घुंघरू हम सुंदर होते हैं घुंघरू, लेकिन उसको पहनने का पर्पस सुंदरता बढ़ाना नहीं है। वो ये है कि आप जो, फॉर एग्जाम्पल हमारे कथक में जैसे फुटवर्क होती हैं, वो आप जब ऑडियंस के सामने पेश करते हो, आप क्या पैर के क्या अलग अलग काम कर रहे हो, हर एक काम से घुंघरू की एक अलग आवाज़ निकलती है। वो जो आप पैटर्न आपने कंपोज किया है फुटवर्क का, वो पैटर्न आप आम जनता को कैसे समझाओगे? उस घुंघरू की आवाज़ सुनकर वो, इसीलिए ये पहना जाता है। जी। ओके, तो आपका मैंने रील्स भी देखी और आपके बारे में पढ़ा कि आपने प्रधानमंत्री मोदी साहब के सामने परफॉर्म किया भारत मंडपम में। जी। तो उस वक्त आपको कैसा महसूस हुआ परफॉर्म करते वक्त, क्या फीलिंग थी आपकी? उस समय देखिए, इतने बड़े एक नाम के सामने, हमारे देश के पीएम के सामने डांस करने में ऑब्वियसली नर्वसनेस तो था ही, बट एट द सेम टाइम बहुत ही ज़्यादा खुशी और एक प्राइड, गर्व महसूस हुआ मुझे। और सिर्फ मैंने ही नहीं, मेरे कई सारे स्टूडेंट्स ने, मेरे एकेडमी से डांस एकेडमी के स्टूडेंट्स ने भी मेरे साथ प्रधानमंत्री जी के सामने डांस किया, उनके लिए डांस किया। वो एक, मैंने डांस ही नहीं किया, मैंने कोरियोग्राफ भी किया उस पीस को। तो मेरे लिए बहुत ही खुशी की बात थी, मैं बहुत ही खुश फील कर रही थी। और जिस तरह के वो एक पर्सनालिटी हैं, उनको एक तो सामने से देखकर ही वी वर गेटिंग गूज बम्प्स, एंड द वे द ऑडियंस वाज रिस्पॉन्डिंग टुवर्ड्स हिज प्रेजेंस, उस एक एटमॉस्फेयर में अपने बच्चों के साथ, अपने स्टूडेंट्स के साथ डांस करना बहुत ही भावुक मोमेंट था मेरे लिए। जैसे कल आपकी परफॉर्मेंस है जी, और आज आप रात को, उस वक्त क्या चल रहा था दिमाग में एक रात पहले? मुझे बिल्कुल नींद ही नहीं आई, मैं मुश्किल से शायद सिर्फ 2 घंटे सोई थी। बिल्कुल नींद नहीं आ रही थी, बहुत एक्साइटमेंट लेवल बहुत ज़्यादा हाई था, और मतलब ऐसा लग रहा था कि क्या ये सच्चाई है? इज़ इट अ ड्रीम और एक्चुअली आई एम गोइंग टू डांस टुमारो इन द प्रेजेंस ऑफ द पीएम इन द हॉल। सो बिल्कुल ड्रीम जैसा लग रहा था। ओके, तो बाद में आपको जब परफॉर्मेंस हो गई जी, और उस वक्त फिर आपको कैसा फीडबैक आया लोगों का, आपके परिवार का, फैमिली का, आपके स्टूडेंट्स का? स्टूडेंट्स जिन्होंने डांस किया वो तो ऑब्वियसली मेरी ही तरह बहुत ही इलेटेड थे, और वहाँ पे ऑडियंस में भी कई सारे कोइंसिडेंटली मेरे पुराने कलीग्स भी थे, और कुछ फैमिलीज़ भी ऐसी थी जिनको मैं जानती थी, तो ऑब्वियसली बहुत अच्छा, उन्होंने बहुत तारीफ़ की परफॉर्मेंस की भी, कोरियोग्राफी की भी, एंड दे वर ऑल्सो वेरी प्राउड, बिकॉज वो मुझे जानते थे कहीं ना कहीं, तो वो एक खुशी तो होती ही है। तो बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स रहा है। और जिनके साथ मैंने डांस किया, एक्चुअली ये जो ओकेजन था, इट वाज एक्चुअली द 25-50th महावीर निर्माण जयंती था, तो ये जैन कम्युनिटी के साथ हमने ये किया था, हमने ये प्रोग्राम। तो जो वो जैन कम्युनिटी भी पूरी थी, जो उनके सारे जो गुरुजी सारे आए हुए थे, उन्होंने भी बहुत तारीफ़ की, और बहुत मतलब परफॉर्मेंस के बाद हमें अलग से उन्होंने बहुत सराहना की। हाँ जी, मतलब अच्छा रहा ओवरऑल? बहुत अच्छा रहा जी, जी जी। आपने एकेडमी स्टार्ट की, डांस एकेडमी द्वारका दिल्ली में जी। उसके पीछे का सफ़र कैसे, मतलब जो आइडिया आया आपके माइंड में? पहले तो आप आर्टिस्ट थे, एक आर्टिस्ट ने कैसे सोच लिया कि अब मुझे एकेडमी स्टार्ट करनी चाहिए और सिखाना चाहिए, एंटरप्रेन्योर बनना चाहिए? इसके पीछे की कहानी जानना चाहता हूँ। एक्चुअली गौतम, ये बहुत अच्छा सवाल है, और ये बहुत सारे मेरे स्टूडेंट्स भी मेरे से जानना चाहते हैं, लेकिन पूरे साल तालीम में ऐसा टाइम निकलता है कि बता नहीं पाती हूँ किसी को। तो एक्चुअली पहले मेरा ये फील्ड था ही नहीं, मैं साइंस की स्टूडेंट थी, और मैंने साइंस के फील्ड में ही जॉब की है अराउंड 1.52 ईयर्स। उसके बाद मेरे अंदर कुछ शिफ्ट हो गया, मुझे समझ आया कि आई एम नॉट मेंट फॉर दिस जॉब।
मोटिवेशन नहीं मिल रहा था काम करने का, सुबह उठ के मन नहीं करता मन था। नहीं करता था। तो फिर मुझे लगा कि शायद, एंड आई वाज ऑलरेडी परस्यूइंग माय हॉबी, आई वाज परस्यूइंग कथक साइड बाय साइड, बट मुझे वन फाइन डे लगा कि नहीं, इफ आई वांट टू बी हैप्पी इन माय लाइफ आई हैव टू स्विच माय करियर, एंड जो चीज़ मुझे सबसे ज़्यादा पसंद है उसी को मुझे एज अ करियर भी लेना चाहिए। तो तब मैंने एक्चुअली अपना करियर चेंज किया, और एंटरप्रेन्योरशिप उसके भी बाद आया, क्योंकि पहले तो मैंने सिर्फ जॉब किया 1 ईयर, ये देखने के लिए कि मैं चाह तो रही हूँ, मुझे डांस से तो बहुत प्यार है, मैं डांस भी अच्छा करती हूँ, बट एम आई ऑल्सो अ गुड टीचर। तो वो जो मैंने पहले साल ही काम किया, मुझे पहले साल में ही समझ आया कि यस, दिस मजा आ इज रहा माई है। कप ऑफ टी एंड दिस इज द रीजन वाई I am here on this planet. So I'm going to dance and I'm going to teach dancing. I'm going to help people and contribute to the society through my dance. तो तब मैंने 1 साल के बाद ही मैंने अपना अकेडमी स्टार्ट किया। उसके पीछे भी बहुत लंबी स्टोरीज हैं, मतलब मैंने कुछ लोगों के साथ स्टार्ट किया, बट देन वो लोग छोड़ गए, हाँ, मतलब फिर आप राइट अकेले। फ्रॉम डे 1 मैं ही क्लासेस ले रही हूँ, मैं ही संभाल रही हूँ अपनी एकेडमी को। इट्स माय बेबी नाउ, एंड नेक्स्ट ईयर इट्स गोइंग टू बी द 10th ईयर ऑफ माय एकेडमी। सो एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में आई वाज नॉट वेरी श्योर, टू बी वेरी ऑनेस्ट, बिकॉज मुझे थोड़ा डर तो लग रहा था। वो एक लीप ऑफ फेथ लिया मैंने वहाँ पे। मुझे ये ज़रूर पता था कि मैं एज अ टीचर बहुत अच्छी हूँ, तो मुझे पहले लगा था कि मैं डांसर बहुत अच्छी हूँ, जॉब करने के बाद मुझे लगा मैं टीचर अच्छी हूँ, मैं सब समझा देती हूँ, कोई भी आए वो सीख जाएगा डांस करना। बट अबाउट बीइंग एन एंटरप्रेन्योर एंड यू नो रनिंग अ बिजनेस ही है, वो उसके बारे में मैं श्योर नहीं थी। बट देन लीप ऑफ फेथ लिया मैंने, और स्टार्टिंग में इनिशियली बहुत सारे प्रॉब्लम्स भी आई, बट आई थिंक मैं लगी रही उस चीज़ के पीछे। और मेरे जितने भी दोस्त थे जो थोड़े से ये MBAs और बिजनेस वगैरह में हैं, उनसे मैंने बहुत बातें की, सीखा कैसे क्या कर सकते हैं, कैसे इसके पीछे कैसे प्रोडक्टिवली काम कर सकते हैं। तो इस तरह से बस मैं लगी रही, और आई थिंक मैं करती रही और मैं सीखती रही। तो इस तरह से मेरी जर्नी आगे पॉजिटिवली अच्छे से बढ़ गई। थ्रू आउट द जर्नी अकेडमी खोलने तक आपने सबसे बड़ा चैलेंज क्या रहा आपकी लाइफ में? क्योंकि बहुत सारे डांसर्स आपकी वीडियो देख रहे हैं, वो भी अपनी एकेडमी खोलना चाहते हैं, वो भी ज़्यादा कमाना चाहते हैं, अपनी कला को लेवरेज करना चाहते हैं, दुनिया में, इंडिया में नाम करना चाहते हैं। तो एक जो चैलेंज था ताकि लोग आपसे सीख सकें, उस चैलेंज को ओवरकम कैसे किया आपने? देखिए, कोई नया अगर सोच रहा है एकेडमी ओपन करने का और टीच करने का, मोर ओवर, सबसे पहली बात तो उसको ये पता होना चाहिए कि उसको इतना कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि मेरे पास जो नॉलेज है वो काफ़ी हद तक थरो है, मैं सही चीज़ आगे सिखा सकती हूँ। ओनली देन आपको एकेडमी खोलने का, या टीच, एकेडमी खोलने से भी ज़्यादा टीच करने का सिखाने डिसीजन का। लेना चाहिए। ठीक। कई सारे लोग होते हैं जो मेरे पास भी आते हैं मेरे एकेडमी में कि अगर हम 6 महीने सीखते हैं तो फिर हम टीच कर सकते हैं, 2 महीने सीखते टीच कर सकते हैं। मतलब दिस क्वेश्चन मेक्स नो सेंस, स्पेशली इफ यू आर टॉकिंग अबाउट कथक विच इज़ अ क्लासिकल डांस फॉर्म, इट इज़ सो मच डिसिप्लिन्ड। मतलब आप किसी भी कथक आर्टिस्ट को पूछो, वो कभी नहीं बोलेगा कि मैंने सब कुछ सीख लिया है। ही और शी इज़ ऑलवेज अ स्टूडेंट। बड़े बड़े डांसर्स भी मैं बोलूँगी, तो पूरी लाइफ निकल जाती है एक डांस फॉर्म को सीखने के लिए। तो आप ये कभी बोल ही नहीं सकते हो कि मुझे इतना साल हो गया है या इतने महीने हो गए तो अब मैं सिखा सकती हूँ। तो पहली बात तो ये कि आई थिंक कोई भी नया है तो वो ये ना सोचे, अगर इफ़ ही और शी इज़ कॉन्फिडेंट कि हाँ मैंने बहुत सीखा है, मैंने बहुत नॉलेज गेन कर लिया है, नाउ मैं उसको करेक्ट वे में मैं आगे फैला सकता हूँ, उस नॉलेज को सकती हूँ, तो फिर आप ज़रूर स्टार्ट करो। बट अदरवाइज आपको नहीं करना चाहिए। और आई थिंक आपको सक्सेस भी तभी मिलेगा, सिर्फ आप मोनेटाइजेशन का सोचोगे ना, ओके नाउ दिस इज हाउ आई एम गोइंग टू अर्न मनी, इट विल नॉट हेल्प यू। ओनली इफ यू आर वर्किंग राइट, पीछे से सक्सेस और मनी आएगा फिर अपने आप आएगा। बिल्कुल। डांस लोग करते हैं, कुछ लोग कहते हैं कि डांस सिर्फ एक अपलॉज और फेम के लिए है, पैसा इससे नहीं बनता। तो इससे आपको क्या लगता है कि अगर अच्छा डांसर है और उसकी कला वाकई में काबिले तारीफ है तो क्या पैसा बनता है? देखिए, डेफिनेटली आर्ट का जो फील्ड है वो ऐसा फील्ड है जहाँ पे इन कंपैरिजन टू द अदर इंडस्ट्रीज पैसा तो कम है। अच्छा। क्योंकि आज भी अगर कोई मुझे परफॉर्म करने के लिए बुलाएगा या कोई शो करने के लिए बुलाएगा, 95% केसेस में जो भी वो रेन्यूमरेशन ऑफर करते हैं या ट्रैवल्स, एकोमोडेशन,
देने में मतलब बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट हो करते हैं लोग। तो मतलब पैसे का तो इशू है इस फील्ड में, और हमेशा एक जो आप डिजर्व करते हो एज एन आर्टिस्ट उससे हमेशा कम ही ऑफर किया जाता है। जो जिस तरह की मेहनत एक डांसर अप्लाई करता है, नॉट ओनली ड्यूरिंग दोज कपल ऑफ मिनट्स ऑफ द परफॉर्मेंस बट ऑल्सो, मैं बैक स्टेज भी बोल रही हूँ, पूरे लाइफ में जिस तरह से वो एक डिसिप्लिन में और अपना स्टैमिना बढ़ाते हुए एक प्रॉपर डिसिप्लिन वे में लाइफ लीड करता है, और उसके बाद जो वो काम कर रहा है उसके लिए डेफिनेटली थोड़ा और कदर और थोड़ा और फाइनेंशियली भी थोड़ी चीज़ें और ऑफर होनी चाहिए। अभी तो फिर भी काफ़ी सारे स्कॉलरशिप्स एंड कुछ अभी काफ़ी सारे प्लान्स गवर्नमेंट की तरफ से भी आए हैं जो हेल्प कर रहे हैं डांसर्स को। बट यस, डेफिनेटली मैं मानती हूँ कि दूसरे फील्ड के हिसाब से अभी भी कम है। पैसे जैसे जी टीवी पे आप सीरियल देखते हैं, जी डांस इंडिया डांस जी या फिर डांस प्लस, और भी बहुत सारे हैं। क्या आपको लगता है ये जितने भी टीवी सीरियल हैं ये सब डांस की कला को या डांस को प्रमोट कर रहे हैं, वहाँ के हुनर बिल्कुल को सराह रहे हैं? बिल्कुल प्रमोट कर रहे हैं। कई सारे फैमिलीज जो पहले डांस को गलत नज़र से देखती थी अब नहीं देखती हैं। ये सारे बहुत पॉजिटिव्स भी हैं इन रियलिटी शोज़ के, और बहुत ज़्यादा ग्लैमराइज भी हो गया है, और अब बहुत ज़्यादा लोग अलाउ भी कर रहे हैं अपने घर से लोगों को इस फील्ड में जाने के लिए। तो अगर आप अच्छा डांस करोगे, डेफिनेटली इफ़ यू आर वर्किंग हार्ड टुवर्ड्स इट एंड इफ़ यू आर फोकस्ड, तो डेफिनेटली आपके डोर्स तो खुलेंगे आगे के लिए, है ना। और जैसे कि मैंने बोला, फिर पैसा, सक्सेस सब कुछ आएगा, लेकिन हाँ, स्ट्रगल तो है। स्ट्रगल तो आपको करना पड़ेगा। ओके, जैसे आप डांस फील्ड से हैं तो डांस में आपने थ्रू आउट काफ़ी अपना ज़िंदगी दे दी है, तो आप जब लोगों में जाते हैं, सोसाइटी में जाते हैं या इंटरनेट पे वीडियो डालते हैं, कभी किसी ने आपको कहा है कि नाचने वाली वर्ड जो है जो दिल को चुभ जाए, ऐसा कुछ वाकया हुआ? क्योंकि लोगों को मिथ है अभी भी कि नाचने वाली और डांसर, प्रोफेशनल डांसर में क्या डिफरेंसेस है उनको नहीं पता। तो हमारे इस पॉडकास्ट से हम ये भी तोड़ना चाहते हैं लोगों का मिथ कि दोनों चीज़ें डिफरेंट हैं, और इसको आप बिलीव ना बनाएं, पुराने जो चलते आ रहे हैं उसको तोड़ना चाहता हूँ मैं। तो जैसे कोई लोग आपको बोल दे कि ये तो नाचने वाली है, या कभी ऐसा किसी ने बोला है आपको? देखिए, मुंह पे तो किसी ने ऐसे नाचने वाली है तो नहीं बोला, बिकॉज इट्स अ वेरी रूड स्टेटमेंट टू मेक। तो मुझे लगता नहीं है कि किसी ने सामने बोलने की हिम्मत की है, लेकिन एट द सेम टाइम पीपल आर वेरी स्मार्ट, दे ट्राई टू प्ले विथ योर माइंड। अच्छा। सो क्या होता है ना कि ऐसे डायरेक्टली नहीं बोलेंगे, बट ज़रूर ये बोलेंगे कि ओहो बहुत अच्छा एमएनसी जॉब करती थी, कॉर्पोरेट जॉब करती थी, चेंज कर लिया, आई डोंट थिंक सही किया, एमएससी क्यों पढ़ा, माइक्रोबायोलॉजी क्यों पढ़ा, क्यों इतने पैसे खराब किए, अगर डांस ही करना था तो है ना। तो ये कुछ स्टेटमेंट्स ऐसे होते हैं, मुझे लगता नहीं है कि सही डिसीजन लिया तुमने, या मेरे पेरेंट्स को यही सारी चीज़ें बोलना, ये कहीं ना कहीं आपके और आपके पेरेंट्स के और सबके दिमाग के साथ खेलने वाले स्टेटमेंट्स हैं। तो वो सामने से ये नहीं बोलेंगे, हाँ मैनिपुलेटिव हैं ये नहीं बोलेंगे कि क्या काम कर रही हो ये वो, लेकिन ये कहेंगे कि ओहो इतने अच्छे जगह पे थी लेकिन आज ये काम कर रही हो, अच्छा ये कर रही हो तो पैसे आ जाते हैं, या ये कर रही हो तो साथ में क्या करती हो। तो ये सारी चीज़ें तो आई हैं, डायरेक्टली भी इनडायरेक्टली भी, लेकिन इनका कभी भी मैंने बहुत ज़्यादा हाइपर होकर जवाब दिया नहीं, क्योंकि मेरा हमेशा से ये मानना था कि कोई बात नहीं, मैं काम कर रही हूँ, करती रहूँ। मैंने अपने एक्शंस के थ्रू, मेरे ख्याल से जितने लोगों ने भी ये चीज़ें मुझे बोली हैं या इनडायरेक्टली मेरे को सुनने में आया है, मुझे लगता है आज कहीं ना कहीं एक्शंस के थ्रू मैंने उनको वो आंसर कर दिया है, और शायद मैं ऐसे किसी सवाल को आंसर भी नहीं करना चाहूँगी। अभी भी जैसे क्लासिकल डांस को सोसाइटी में जज किया जाता है, स्पेशली वुमेन्स को, क्या ये सही है? जज तो नहीं किया जाता, वही वाली बात है गौतम, दैट वंस यू रीच अ पर्टिकुलर लेवल, फिर आपको कोई जज नहीं करता, फिर आपको सब अच्छे, वही लोग जो आपको पहले जज कर रहे थे, आपके बारे में बुरा बोल रहे थे, आपको इनडायरेक्टली चीज़ें सुना रहे थे, मैनिपुलेट कर रहे थे, आज वही वाले लोग ना, अगर इफ़ यू हैव अटेन्ड अ सर्टेन लेवल, वही लोग आपकी तारीफ़ें भी करते हैं। तो इफ़ यू आर टॉकिंग अबाउट एस्टैब्लिश्ड डांसर्स, आई डोंट थिंक कि उसके बाद जजमेंट एज सच होता है, क्योंकि उस समय तो फिर सारे वही वो भेड़ चाल वाली बात हो जाती है, सेम बात हो जाती है। ठीक, कुछ जैसे मुजरा को और क्लासिकल डांस को काफ़ी सारे लोग सेम मानते हैं, कंफ्यूज होते हैं, तो इनमें क्या डिफरेंस है? देखिए, जैसे कि मैंने बताया, कथक और कोई भी क्लासिकल डांस फॉर्म बहुत
पुरानी धरोहर है हमारे देश की, कल्चर से, हेरिटेज, वो हमारी हेरिटेज है, कल्चर से जुड़ा हुआ है ना। तो एंशियंट टाइम पे जैसे मैंने आपको बोला, ये तो मतलब टेम्पल्स में स्टोरी टेलिंग होती थी। रामायण महाभारत जैसे महान ग्रंथों को अपने डांस मूव्स के थ्रू बताया जाता था, है ना, लोगों को एंटरटेन करा जाता था। तो पहले तो बहुत ही रिस्पेक्टेड और डिवाइन स्पिरिचुअल फॉर्म था ये, लेकिन जैसे कि मैंने बताया कि ये जो मुगल्स आने के बाद और ब्रिटिशर्स के आने के बाद ये जो कोर्ट रूम में जो कथक होने लगा, हाँ जी, उसको मुजरा जो बोला जाने लगा, वहां पर वो चीज गड़बड़ हो गई। वहां पे जो एक कथक, जो एक पहले भक्ति मूवमेंट में कल्चर धरोहर थी, जो हाँ, जो गॉड के प्रेजेस में हम चीजें कर रहे थे, है ना, भक्ति में डूब के चीजें की जाती थी, यहाँ पे वही चीज को खराब इसलिए देखा जाने लगा क्योंकि कहीं ना कहीं वो आप एक पीपल प्लीजिंग कर रहे हो, वहाँ पे एक सेंशुअल साइड कहीं ना कहीं अटैच हो गया कथक में विथ मुजरा। जो मुजरा के टाइम के जो नज़ाकत वगैरह थी और एक्सप्रेशंस वगैरह थे, वो थोड़े से सेंशुअल साइड की तरफ चले जाते हैं, तो इस वजह से ये डिफरेंस। कुछ बॉलीवुड मूवीज में भी मुजरे को कथक से रिलेट किया गया। क्या आपको लगता है बॉलीवुड मूवीज ने भी कथक और मुजरे को डायल्यूजन, मतलब एक कंफ्यूज किया है सोसाइटी को, इंडियन ऑडियंस को? देखिए, मैं कंफ्यूज करना तो नहीं बोलूंगी। अब अगर कोई मूवी बन रही है उमराव जान पे, तो उसमें तो मुजरा दिखाया जाएगा ही, उसमें तो वहां पे कथक को उस तरह से दिखाया जाएगा ही। ये कंफ्यूज करना नहीं हुआ, ये तो हमने बस हिस्ट्री को सामने रखा। अब फिल्म्स बनाने वाले भी वो अपना आर्ट फॉर्म ही प्रेजेंट कर रहे हैं लोगों के सामने, वो उस पर रिसर्च करके वही सारी चीजें दिखाएंगे जो होती थी। तो आई डोंट थिंक कंफ्यूज किया गया, बट वही वाली बात है, सोसाइटी में वो स्टिग्मा बन गया तो बन गया कि डांस करना, कथक करना गलत बात है। आप कथक के एक्सपर्ट हैं, तो थोड़ा सा कथक की एक्सपर्टीज वाले क्वेश्चंस पूछते हैं आपसे। जैसे कथक में घराने होते हैं जी, और घराने में आप कौन से घराने से हो? मैं लखनऊ घराने से हूँ। तो थोड़ा सा बताएंगे घराने कितने टाइप के होते हैं और क्या है घराना? जी, एक्चुअली एंशियंट टाइम में कथक बहुत ही सिंपल वे में, जैसे हम कह रहे हैं, कथा को दर्शाना, स्टोरी टेल करना, वो होता था। धीरे धीरे क्या हुआ, ये सिर्फ एक एंटरटेनमेंट ना होकर धीरे धीरे लोग इस पर और ज़्यादा टेक्निकली भी थोड़ा सा वो अपने आप को मतलब टेक्निकली साउंड करने लग गए डांसर्स। फिर ये धीरे धीरे लोग जो है वो अलग अलग प्रांतों में चले गए। कोई राजस्थान मूव कर गया, कोई बनारस मूव कर गया, है ना। तो इस तरह से अलग अलग जगह जो वो गए हैं, वहाँ पे कथक अलग अलग तरह से मोल्ड हुआ, शेप अप हुआ, अपना अपना टच डाला गया, अपना अपना टच डाला गया। है वही चीज सारे घरानों में आपको टेक्निकली सेम चीजें ही मिलेंगी, कहीं पे किसी एस्पेक्ट का थोड़ा सिग्निफिकेंस बढ़ गया, कहीं किसी का। जैसे लखनऊ घराने की अगर मैं बात करूं, तो हमारे यहाँ पे हमारे घराने में जो एक एक्सप्रेशंस होते हैं, हाव भाव, उस पे बहुत ज़्यादा एम्फसाइज किया जाता है। अपर बॉडी मूवमेंट्स का जो एक सॉफ्टनेस होता है, एक फ्रेजिलिटी होती है, एक ब्यूटी होता है, उस पे ज़्यादा एम्फसाइज किया जाता है ना। मतलब मैं आपको सिर्फ कंपैरिजन के हिसाब से बताऊं तो जैसे फॉर एग्जांपल जयपुर घराना वगैरह, उसमें टेक्निकलिटी को बहुत ज़्यादा महत्व दिया जाता है। टेक्निकलिटी हर घराने में है, लेकिन होता है ना महत्व। टेक्निकलिटी जैसे एज इन फॉर एग्जाम्पल अगर फुटवर्क है, तो जयपुर घराने में आप देखोगे फुटवर्क विल बी वेरी स्ट्रॉन्ग, अग्रेसिव, वेरी फाइन। हमारे यहाँ पे फुटवर्क वही फुटवर्क होगा, सेम वही फुटवर्क होगा, करने का लहजा थोड़ा सा, तरीका थोड़ा चेंज हो जाएगा, थोड़ा सॉफ्टर साइड पे आ जाएगा जी। जैसे लखनऊ में मैं सुनता हूँ कि वहाँ के बोलने वाले काफी सॉफ्ट बोलते हैं, काफी रिस्पेक्ट से बोलते हैं, नवाबी टच आता है, हम जा रहे हैं, हम खा रहे हैं, ऐसा है? जी बिल्कुल है। अच्छा, वो कहाँ से आया है लोगों में? वहाँ आज भी लोगों में देखने को मिलता है? हाँ, वो तो अगेन मतलब वो तो जिस तरह से वो बातचीत करते आए हैं, वहाँ पर भी जैसे मुगल्स का बहुत ज़्यादा अफेक्ट है, तो वो तो उस वजह से, हाँ जी, वो उस वजह से आया है। जैसे अभी आपने बात की हाव भाव की, हाँ, तो कथक में हाव भाव का कितना बड़ा रोल है? और जैसे पंडित बिरजू महाराज जी रिस्पेक्ट से मैं बोलना चाहता हूँ, वो अभी नहीं रहे हमारे बीच में जी, तो उनके वो भी बहुत अच्छे हाव भाव, एक्सप्रेशन उनके बहुत ज़्यादा वायरल, मैं कुछ रील्स भी देख रहा था जी, तो उसके बारे में मैं जानना चाहता हूँ, ये हाव भाव कथक में क्या रोल निभाते हैं?
बहुत ही महत्व है हाव भाव का कथक में, क्योंकि जैसे मैंने बताया स्टोरी टेलिंग है। अगर आप कोई कथा दिखा रहे हैं तो ऑब्वियसली आपको अपने चेहरे से बहुत ज़्यादा एक्सप्रेशंस डिपिक्ट करना होगा। अगर आप द्रौपदी चीरहरण दिखा रहे हैं तो एक साइड में, जैसे ये होता भी है कथक में, इसको हम गतभाव बोलते हैं, जहाँ पे सेम डांसर एक बार द्रौपदी का हेल्पलेसनेस, दुख, शोक दिखा रहा है, वहीं पर एट द सेम टाइम इन अ कपल ऑफ सेकेंड्स वो चेंज हो जाएगा टू दुशासन, और उसका जो एक अग्रेशन, क्रुएल्टी और वो एक्सप्रेशंस जो है वो भी आपको दिखाना पड़ेगा। हो सकता है उसी के बाद एकदम से वो कृष्ण भी बन गया और वहाँ पर विद अ स्माइल हाउ ही इज हेल्पिंग द्रौपदी, वो भी दिखाना पड़ गया। तो आप समझ रहे हो, एक स्टोरी को दिखाने के लिए बहुत सारे मूड्स हो जाते हैं ना, तो ये सारे मूड्स आपको दिखाने होते हैं जब आप डांस करते हो तो। और कथक में और ज़्यादा सिग्निफिकेंस इसलिए बढ़ जाता है क्योंकि कथक थोड़ा सा क्योंकि हम स्टोरीज बता रहे हैं, वो थोड़ा सा आप समझ लो एक प्रैक्टिकल लाइफ से ज़्यादा जुड़ा हुआ है। इट्स काइंड ऑफ अभिनय, मतलब एक ड्रामा होता है ना, एक्टिंग, वो कथक में ज़्यादा दिखती है। अच्छा जी, तो इस तरह से हाव भाव एक्सप्रेशन तो हर डांस फॉर्म में होता है, लेकिन कथक में थोड़ा सा प्रैक्टिकल लाइफ से जुड़ा हुआ ज्यादा होता है, बहुत डेप्थ में होता हाँ, है। अभिनय इज वेरी आपका इंपॉर्टेंट। एक एक्सप्रेशन ही बहुत कुछ बयान कर दे। बिल्कुल जैसे बिल्कुल। पंडित बिरजू महाराज जी का मैंने एक जी रील देखा था, उसमें मोहे रंग दे लाल पे, जी तो वो मुझे बहुत, मैं बार बार देखता हूँ उसको, उसमें जी इतने अच्छे एक्सप्रेशन है जी जी पंडित जी के, बहुत ज्यादा मुझे अच्छा लगा वो। जी। तो कुछ उससे रिलेटेड या फिर वही सेम आप यहाँ पे ऑडियंस को दिखा सकते हैं? हाँ, मैं दिखा सकती हूँ। सेम तो हो ही नहीं सकता क्योंकि वो तो obviously। खैर महाराज जी हैं, हाँ जी, हाँ जी। लेकिन मैं अपने तरह से कुछ ट्राई कर सकती हूँ। ठीक है। जी ये मोहे दूसरा भी निकाल लो, फिर मैं वो बोल देता हूँ। लगाइए। बहुत बहुत ही बढ़िया परफॉर्मेंस देखने को मिला। मुझे इसकी जो गहराई है बहुत अच्छी लगती है, जैसे आपने एक्सप्रेशन दिए काहे छेड़ मोहे मोहे वाले सॉन्ग पे, और मोहे रंग दे लाल, ये तो जी मेरा फेवरेट है। जी तो बहुत ही अच्छा
लगा Thank मुझे, you, thank you so ऑडियंस भी much. बहुत पसंद करेगी। और इसमें कथक में और थोड़ा सा जानना चाहता हूँ, जैसे कथक में नवरस की बात आती है, तो ये नवरस क्या है? नवरस एक्चुअली 9 मूड्स हैं जो हमारे नाट्य शास्त्र, जो बहुत पुराना, हमारा सबसे पुराना आर्ट फॉर्म पे जो बुक थी उसका नाम नाट्य शास्त्र है, उसमें मतलब मेंशन्ड है। तो ये 9 मूड्स हैं, जैसे इंसान के लाइफ में जो अलग अलग इमोशंस इंसान फील करता है, हैप्पीनेस, सैडनेस, शोक, डिस्गस्ट, फिर वीरता, ऐसे अलग अलग 9 मूड्स को हम पढ़ते हैं कथक में और बाकी सारे क्लासिकल डांस एक्सप्रेशंस फॉर्म्स में। दिखाते हैं। जी। तो जो नव, नव का मतलब 9 और रस का मतलब एक्सप्रेशन। हाँ, नहीं, रस का मतलब एक्चुअली क्या होता है, ये भी थोड़ा डीप है। जो हम दिखाते हैं वो भाव है, और जो हमारे भावों के थ्रू ऑडियंस को जो फील होता है वो रस होता है। अच्छा जी। तो ये क्या दिखा सकते हो कुछ एक एक करके? जैसे फॉर एग्जाम्पल अभी आप समझ लो हास्य, अगर मैं आप कोई म्यूजिक, नॉर्मल कोई म्यूजिक ही चला दो और आप मुझे बोलो कि आप हास्य भी करके दिखा दो, आप एक वीर भी करके दिखा दो, और आप एक उसी में सेम हाँ, म्यूजिक में? हाँ, अच्छा, disgust सेम भी, म्यूजिक में अलग 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 एक्सप्रेशंस। मैं आपको बस मैं वैसे ही बता देती हूँ हाँ, ऐसे ही आपको। कर दो। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं श्रृंगार दिखाना चाह रही हूँ, है ना, तो इट विल बी लाइक फुल ऑफ लव, हैप्पीनेस, तो उसमें मैं थोड़ा शर्मा भी सकती हूँ, स्माइल भी कर सकती हूँ, यू नो, वो थोड़ा सा खुश होकर चीजें करना, है ना। उसमें भी हम श्रृंगार वगैरह भी करना दिखा सकते हैं, जो एक लेडीज का होता है, ये खुश हो रहे हैं, बैठ रहे हैं। अगर फॉर एग्जाम्पल आई एम ऑल्सो थिंकिंग अबाउट माई बिलवेड एंड यू नो काइंड ऑफ शाइंग अवे लाइक दैट। वहीं पर अगर मैं फॉर एग्जाम्पल छत्रपति शिवाजी जी या रानी लक्ष्मीबाई के बारे में बात करें, तो तब मेरा एक्सप्रेशन चेंज हो जाएगा, एंड आई विल डू समथिंग लाइक, you know, I'll play with my eyebrows and I'll give a smile, and you know, I'm full of bravery, you know, and I can overcome any challenge now. It's like that. And when I'm talking about, for example, hasya, तो मुझे हंसी आ रही है तो मैं just go or I can go, you know. So these are the different ways in which you can do stuff. बाकी इसका तो कोई, तो ये 9 एक्सप्रेशन जी, ऐसे 9 अलग अलग एक्सप्रेशंस हैं। आजकल की लड़कियां रील्स पे बना रही हैं व्यूज लेने के लिए और फॉलोअर बढ़ाने के लिए, सेक्सी डांस के स्टेप करती हैं, हुक्स करती हैं और वायरल हो जाती है रातों रात। तो क्या हमारे क्लासिकल डांस या फिर हमारे जो पुराने हेरिटेज, जो हमारे धरोहर हैं, उन पे वायरल नहीं हो सकती? वो उनको क्यों नहीं प्रमोट करते? बिल्कुल हो सकती है, और कुछ लोग कर भी रहे हैं, बहुत मेहनत भी कर रहे हैं। लेकिन ये आपने सही बोला, एक इंस्टाग्राम का ये एक चलन हो गया है कि कोई भी एक ऑडियो, या कई बार तो वो प्रॉपर सॉन्ग का भी ऑडियो नहीं होता है, और ऐसा कुछ कोई मिक्स है, कुछ है ऐसा, कुछ एक ऑडियो फाइल हाँ वायरल हो जाता है, हाँ, और उस पे बस कुछ भी इंसान कर रहा है, कभी सेक्सी स्टेप कर रहा है, दैट इज फाइन, मतलब वो तो है ही, उसके अलावा भी कभी तो कुछ भी नहीं कर रहा है वो, मतलब लिटरली देयर इज नथिंग सब्सटैंशियल गोइंग ऑन, बट स्टिल वो एक वायरल ऑडियो की वजह से रील भी वायरल हो जा रहा है, या मे बी सिर्फ एक सुपरफिशियल जो ऊपरी दिखावा है उसकी वजह से वायरल हो जा रहा है, या कई बार कुछ गलत तरीक़े से भी चीज़ों को की जाती है जिसकी वजह से वायरल हो जा रहा है। एंड एट द सेम टाइम एक क्लासिकल डांसर या एक बॉलीवुड डांसर भी मैं बोलूँगी, जो बहुत मेहनत करता है अपने बॉडी के पीछे, अपने आर्ट के पीछे, कई बार वो बहुत अच्छी कोरियोग्राफी भी प्रेजेंट कर रहा है लेकिन वो वायरल नहीं होता है। सो ये तो बिल्कुल रियल सिनेरियो है आज के डेट का। ज़्यादातर देखा जाता है डांस को कपड़ों से जोड़ा जाता है कि कम कपड़े दिखाएंगे, शरीर को दिखाएंगे, प्लस डांस करेंगे तब वायरल होंगे। कला कहीं छिपती जा रही है, डांस कुछ और चलता जा रहा है, बॉडी ज़्यादा दिखाई जा रही है। तो इसके ऊपर आपका क्या थॉट है? देखिए, मैं इस चीज़ को जनरलाइज नहीं करूँगी। कभी कभार क्या होता है, कुछ डांस फॉर्म्स का कॉस्ट्यूम ही ऐसा होता है जिसमें स्किन शो होता है। फॉर एग्जाम्पल, बिगेस्ट एग्जाम्पल इज बेली डांसिंग। बेली डांसिंग में जो उनका जो कल्चरल कॉस्ट्यूम जो है, बेदला बोला जाता है, विच इज़ जस्ट द यू नो अपर पीस एंड
काइंड ऑफ अ हैरम पैंट, काइंड ऑफ अ जी। नॉट हैरम पैंट एक्चुअली, स्लिट के साथ, उसको बेदला बोला जाता है। तो उस डांस में अगर आप वैसा, अब उसमें भी बहुत सारे कैटेगरीज हैं बेली डांस में भी, लेकिन अगर आप ऐसी कोई कैटेगरी परफॉर्म करो तो आपको वो पहनना होगा। वो गलत बात नहीं है, लेकिन गलत बात तब है जब यू आर नॉट। नहीं, मेरा क्वेश्चन ये है कि डांस को हटा के, अपने कल्चर वाले मैं वही डांस को बोल हटा रही हूँ। के, आजकल जो चल रहा है, हाँ कपड़े छोटे पहन के, शरीर दिखा के, हाँ वायरल होने के लिए, फॉलोअर लेने के लिए, सब्सक्राइबर लेने के एग्जैक्टली लिए जो प्रदर्शन चल रहा है, जी। वो कितने हद तक ठीक है? क्या ये अनफेयर नहीं है कि हमारा असली जो कल्चर है, असली जो डांस है, उसको प्रमोट किया जाए? बिल्कुल, हमारे मैं जैसे बोल रही हूँ, बहुत सारे क्लासिकल डांसर्स हैं जो दिन रात मेहनत कर रहे हैं, कंटेंट भी निकाल रहे हैं, लेकिन ये भी डांसर्स हैं, ऐसे भी डांसर्स हैं जो आर्ट के पीछे बहुत मेहनत नहीं कर रहे, लेकिन जैसे आप बोल रहे हो कि थोड़ा सा सिर्फ कॉस्ट्यूम एंड ऑल पे फोकस कर रहे हैं और सब्सटैंशियल चीज़ें नहीं निकल पा रही हैं, तो ऑब्वियसली ये गलत है। लेकिन एट द सेम टाइम मैं ये भी बोलना चाहूँगी कि ऑब्जेक्टिफाई नहीं करना चाहिए। कई सारे ऐसे भी डांसर्स होते हैं जो ठीक है, जो थोड़े से रिवीलिंग क्लोथ्स भी पहन रहे हैं बट डांस भी अच्छा कर रहे हैं, उन्होंने मेहनत भी की है, उनमें स्किल्स भी दिख रहे हैं, वो मेरे ख्याल से फिर गलत नहीं है। इफ़ यू आर until and unless you are doing the right kind of dance form with the right clothes। जी आप बेली डांस भी सिखाते हैं जी और करते भी हैं, जी तो बेली डांस में जैसे इंडिया में वेडिंग्स में, इवेंट्स में रशियन बेली डांसर को बुलाया जाता है और उनकी डिमांड बहुत बढ़ रही है, बहुत डिमांड है इवेंट इंडस्ट्री में। और इंडियन क्लासिकल डांस, कथक और बॉलीवुड को इतना प्रमोट नहीं किया जाता, उनकी ज़्यादा डिमांड बढ़ रही है। तो ऐसा ये अनफेयर नहीं है आपके हिसाब से? हमारे जी देश के खुद ही जो हमारा कल्चर है उसको हम खुद इंडिया के लोग ही प्रमोट नहीं करते। मुझे बिल्कुल लगता है कि ज़्यादा से ज़्यादा इंडियन डांस फॉर्म्स को प्रमोट करना चाहिए। मुझे अभी भी लगता है कि किया जा रहा है, लेकिन अभी भी बहुत और स्कोप है। आप बिल्कुल सही बता रहे हैं। लेकिन हाँ, एट द सेम टाइम वेडिंग्स पे हम ये एक्सपेक्ट भी नहीं करेंगे कि कोई आके कथक करे या ऐसा कुछ, बिकॉज़ वो एक वही जो मैं बता रही हूँ, स्वरूप होते हैं ना एक परफॉर्मेंस के अलग-अलग। जिस तरह से कथक एक मुजरा में पेश किया जाता था, वैसे ही आज एक थिएट्रिकल रूप में भी उसको पेश किया जा रहा है। तो वो एक अलग बात हो जाती है। लेकिन हाँ, डेफ़िनेटली और प्रोपगेट होना चाहिए हमारा इंडियन क्लासिकल डांस फॉर्म। ओके, इंडिया में बेली डांस को एक अलग एंगल से देखा जाता है, सेक्सी डांस फॉर्म की नाम से, मतलब डांस नहीं चाहिए लोगों को, उनको बॉडी देखनी है। तो आप इसका ओरिजिन बेसिकली मैं जानना चाहता हूँ, ये इस कहाँ से स्टार्ट हुआ और ये बेली डांस कौन सी कंट्री का है? एक्चुअली ये ना मिडिल ईस्ट से इसका ओरिजिन है, और ठीक ये है। स्टार्टिंग में तो डांस फॉर्म भी नहीं था। इट वाज एक्चुअली अ बर्थिंग रिचुअल। तो ये मदर्स अपने डॉटर्स को कुछ ये मूवमेंट्स सिखाती थी, जिससे इनके डॉटर्स की बॉडी, उनका वूम प्रिपेयर हो सके फॉर चाइल्ड बर्थ। अच्छा। So when we talk about belly dancing, it has a lot of benefits on the female body. जो अच्छा, female, प्रेग्नेंट लेडी को, not pregnant lady, सबको? but before marriage से ही हम्म, कुछ एक्सरसाइजेस, कुछ ऐसे बॉडी के मूवमेंट्स सिखाए जाते थे, अच्छा, जिसको करने से आपका जो एक फीमेल का रिप्रोडक्टिव सिस्टम है वो स्ट्रांग बनता था। वो Okay. मसल्स एंड वो पूरा और जो गट सिस्टम है गट कैसे? वो स्ट्रांग होता था। नॉट गट बट द Okay. रिप्रोडक्टिव सिस्टम ऑफ द Reproductive फीमेल्स। system, okay. यस, तो ये बर्थिंग रिचुअल था एक्चुअली। धीरे धीरे ये थिएट्रिकल फॉर्म में भी आया, और साथ ही साथ जो बार वगैरह में भी यूज होने लगा, हमारे कथक की तरह ही उसको फिर वो गलत नज़र से देखा जाने लगा। हाँ, हाँ वो जी गलत नजर से होगा। जी। तो हमारे देश में भी आज के टाइम में भी है, गलत तरीके से देखते हैं, सोचते हैं कि अगर कोई बेली डांस कर रहा है तो वो सिर्फ अपना शरीर को मतलब दिखाने के लिए, फ्लॉन्ट करने के लिए वो डांस किया जा रहा है, लेकिन एक्चुअली में ऐसा है नहीं। इट इज़ अ वेरी वेरी डिफ़िकल्ट डांस फॉर्म, जहाँ पे आप सिर्फ अपना हाथ या पैर ही नहीं यूज़ कर रहे हो, आप अपनी एंटायर बॉडी को आप इन्वॉल्व करते हो। आप अपने चेस्ट, हिप्स, नेक, हर चीज़ को आप आइसोलेट करते हो। इट रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ एक्सप्लोरेशन ऑफ योर ओन बॉडी, अ लॉट ऑफ हार्ड वर्क, लॉट ऑफ मेडिटेशन, एंड इट्स अ वेरी डिफ़िकल्ट एंड अ ब्यूटिफुल डांस फॉर्म। लेकिन अनफॉर्चुनेटली अगेन वही सोशल कुछ चीज़ें ऐसी हो जाती हैं जिसकी वजह से गलत फॉर्म में देखा जाता है। आपने अभी बात की बॉडी मूवमेंट्स की, तो डांस, कोई भी परफॉर्मेंस होती है डांस की, उसमें सिर्फ बॉडी मूवमेंट होती है कि वो मेंटल थेरेपी भी है? 100% मेंटल थेरेपी भी है।
यहाँ तक कि अभी जो आप बेली डांस जैसे बेली डांस की भी बात कर रहे थे कि लोग उसको बस फिजिकल एक अपीयरेंस के साथ जोड़ते हैं, वो भी कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा मेडिटेटिव है। इनफैक्ट जो चक्रा डीलिंग करते हैं, चक्रास के बारे में सिखाते हैं, पढ़ाते हैं, हील करते हैं लोगों को चक्रास के थ्रू। इनफैक्ट बेली डांसिंग के थ्रू जो आपके जो सेक्रल चक्रा होता है वो सब भी एक्टिवेट होता है। और जो ऑब्वियसली जो गुरुज हैं जो ये कराते हैं वो आज के टाइम पे ऐसे बहुत वर्कशॉप्स ले रहे हैं और बहुत सारे लोगों को हील कर रहे हैं। एंड डांस इन इटसेल्फ इज़ अ थेरेपी। आप चाहे किसी भी डांस फॉर्म को अपनाओ, लेकिन कहीं ना कहीं आपके बैड डेज में, आपके डिफ़िकल्ट टाइम में अगर आप एक्चुअली में इफ़ यू आर गोइंग इनटू दैट जोन वेर यू आर जस्ट डांसिंग, तो एट वन पॉइंट ऑफ टाइम यू connect your soul with a god, and us time pe definitely there's a lot of healing and there's a lot of silence and calm that you attain. तो definitely meditative है और therapeutic है dancing. क्या शादी के बाद या प्रेगनेंसी के बाद भी डांसर बनना मुमकिन है? बिल्कुल मुमकिन है, क्योंकि मेरे बहुत सारे ऐसे कलीग्स हैं जिनको मैं सामने से देख रही हूँ जो कर रहे हैं, दे आर मदर्स एज वेल। बट एट द सेम टाइम यस, बहुत ज़रूरी होता है फैमिली की तरफ से सपोर्ट। वो ही लेडीज़ आगे मदर बनने के बाद भी और शादी के बाद भी कंटिन्यू अच्छे से कर पाती हैं एक पॉजिटिव वे में, अगर फैमिली की तरफ से सपोर्ट हो तो फैमिली सपोर्ट बहुत ज़रूरी है। अगर फैमिली सपोर्ट है तो वाई नॉट, मे बी आफ्टर अ ब्रेक, बट वो ज़रूर स्टार्ट करती हैं और कर रही हैं। बहुत ही अच्छा पॉडकास्ट हमारा रहा। लास्ट में आप यूथ को क्या मैसेज देना चाहते हो जो डांस सीखना चाहते हैं, करियर बनाना चाहते हैं, आर्टिस्ट बनना चाहते हैं और पूरी दुनिया में नाम कमाना चाहते हैं, लेकिन समाज के डर से या और बहुत सारे बिलीव और मिथ्स बन गए हैं, उनके डर से वो अपनी कला को छिपा रहे हैं, डर के जी रहे हैं, और उनके लिए क्या मैसेज देना चाहते हो आप कि वो आगे आएँ और सीखें? मैं बस यही बोलना चाहूँगी गौतम, हर एक उस यंग आर्टिस्ट को या उस यंग लड़के या लड़की को जो डांस को अपना करियर बनाना चाहता है कि आप बस ड्रीम मत देखो, आप उस ड्रीम को पूरा करने के लिए बिल्कुल सच्ची लगन से मेहनत करो और आप फोकस्ड रहो। आप ऑन ऑफ मत हो, है ना, या आप हॉप मत करते रहो, चलो यार 2 महीने ये ट्राई कर लिया, वो ट्राई कर लिया, ये भी ट्राई कर लिया, वो नहीं। अगर इफ़ यू आर श्योर अबाउट इट, आप बस मेहनत करते रहो, लग जाओ मेहनत पे। एंड इफ़ यू आर वर्किंग एंड इफ़ यू आर फोकस्ड, तो आपको ज़रूर सक्सेस आगे मिलेगी। क्या डांसर बनना इज्जत की बात है या शेम की बात है? एक लाइन में आंसर चाहिए। डांसर बनना फॉर श्योर इज्जत की बात है। देयर इज नथिंग ग्रेटर देन बीइंग एन आर्टिस्ट। An artist's life is the best life. देवश्री के लिए डांस का असली मतलब क्या है? मेरे लिए तो डांस का मतलब योग ही है। कहीं ना कहीं जब मैं कोई चीज़ कोरियोग्राफी करती हूँ, कोई आइटम को कोरियोग्राफ करती हूँ या ऑडियंस के सामने नाचती हूँ या अपने बच्चों को सिखाती हूँ, मुझे लगता है मैं हर चीज़ से कट जाती हूँ। मैं सिर्फ एक पावर से जुड़ी रहती हूँ जो ऑलमाइटी ही है, उनकी ही देन है और उनकी ही वजह से ये एक मुकाम मेरी ज़िंदगी में आया है। डेली लाइफ में आप इतने चैलेंजेस फेस करते हो, आपका पावर पंच क्या है जो आपको फिर से खड़ा कर देता है डेली? मुझे हमेशा ये लगता है कि अगर आपके साथ कुछ डिफ़िकल्ट भी हो गया, बुरा भी हो गया, आप 1 दिन रो लो, 2 दिन रो लो, 3 दिन बेड पे पड़े रहो, लेकिन चौथे दिन आप उठ जाओ, बाउंस बैक करो। आप कंफर्ट जोन में नहीं हो, आपको बहुत डिफिकल्ट लग रहा है, आप फिर भी बिना कुछ सोचे अपने आप को बस पुश कर दो। वो इनिशियल पुश इज द मेन थिंग। जहाँ पे आपने वो इनिशियल पुश कर दिया, आगे तो खुद ब खुद हो जाती है चीज़ें। बिल्कुल। बहुत ही अच्छा पॉडकास्ट रहा और बहुत कुछ आपसे सीखने को मिला। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग फ्रॉम ऑल द वे फ्रॉम दिल्ली, द्वारका। और होपफुली नेक्स्ट पॉडकास्ट हम जल्दी करेंगे और डेप्थ में जी। और थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी गौतम। थैंक यू, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। थैंक यू सो मच।